पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचन अपने दोस्तों को पास्ट के बारे में बता रहा था कि आखिर किस वजह से उसकी और जीसवान के बीच में इतना बड़ा बैटल चलता है और वो दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं। तब हमें जाकर पता चलता है कि स्पिरिचुअल रूट के अंदर जब पहली बार मूचन की मुलाकात लोली से हुई थी तो उस टाइम वहाँ पर जीसवान भी मौजूद था। वो भी यहाँ पर लोली को पसंद करने लग गया था, लेकिन किस्मत उसके सपोर्ट में नहीं रही और लोली चली गई मूचन के पास। न जीसवान को ब्लैक पेपर मिला, न ही उसको लोली मिली। इस वजह से वो भड़का हुआ था और तभी से आज तक के लेकर सिर्फ यही बात को मूचन से वो नफरत करता है कि उस मूचन ने मुझसे मेरा ब्लैक पेपर भी छीन लिया और लूली को भी मुझसे छीन लिया। इस वजह से वो मूचन को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूचन और लूली को देख पाते हैं। वो दोनों अपना कल्टीवेशन करने में लगे हुए थे ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। उसके बाकी दोस्त जो होते हैं उन्होंने कुछ बंदों को ट्रैप किया हुआ था और उसके पॉइंट्स वगैरह वो छीन रहे होते हैं। ये काम करने के बाद वो लोग कहने लग जाते हैं कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ तुम्हारा पॉइंट्स चाहिए, उसके बाद हमें तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन वे भी बाकी दोस्त जो थे वो थोड़ा सा परेशान थे कि अभी तक की मूचन और लोली वापस लौट कर क्यों नहीं है, कितना टाइम लगेगा उनको कल्टीवेशन करने में, हम सारी चीजें अकेले थोड़ी ना कर पाएंगे। लेकिन मूचन ने सारी की सारी बात उनको समझा दी थी कि उनको क्या करना है, किस तरह से उनके जाने के बाद इनको सारी चीजें हैंडल करनी है। तो उसी हिसाब से ये लोग अपना काम करने में लगे हुए थे ताकि मूचन और लोली को थोड़ा और ज्यादा टाइम दिया जा सके ताकि वो आराम से अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव कर सके और खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सके। जिसके बाद हम कुछ बंदों को देख पाते हैं वो मूचन की टीम के ऊपर ही नजर रखे हुए थे। वो लोग कहना चाहते हैं कि हम पिछले आधे महीने से देख रहे हैं कि मूचन की टीम जो है ना वो अपने जिस पोजीशन के ऊपर मौजूद थी वहीं पर है, वो उसके ऊपर आ ही नहीं रहा है। लेकिन ये बात अलग है कि उनके पॉइंट्स धीरे धीरे करते हुए बढ़ रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा सबको दिखाने की कोशिश की है कि वो लोग हार चुके हैं, वो लोग किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर कोई उनके पास जाएगा तो हो सकता है कि वो उसका पॉइंट्स छीन ले, ये एक ट्रैप हो सकता है। इसलिए उनकी टीम के पास जाना सही फैसला नहीं लग रहा क्योंकि गाँव कैन भी मर चुका था और उसकी टीम जो गई थी बदला लेने के लिए गाँव कैन का, वो लोग भी वहां पर मारे जा चुके थे। इस वजह से सभी को ये लगने लग गया कि गाँव कैन को भी मारने वाला फेंग यानी होगा। अब सारे लोगों को लगता है कि मूचन की टीम का कैप्टन फेंग यानी है ना, तो वो उसी को याद है कि वही होगा जिसने ये सारे काम किए होंगे। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उससे दूरी बनाकर रखना बेहतर है। इसके बाद हम उसी लड़की को देख पाते हैं जिसको हमने पिछले एपिसोड के भी एंड में देखा था और वो भी अपनी टीम के साथ मूचन की टीम के ऊपर ही नजर रखे हुए थी। वो कहने लग जाती है कि मैं मूचन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो पक्का कोई ना कोई प्लान बना कर रखा हुआ है। जितना मैंने सुना है ना स्पिरिचुअल रोड में इसके बारे में, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो कहीं रहकर आराम से अपनी कल्टीवेशन कर रहा होगा, उसकी टीम सारे काम हैंडल कर रही होगी। तो एक काम करते हैं, मूचन से ही मिलकर आते हैं, देखते हैं कि असल में वो कर क्या रहा है। तो ये लोग मूचन से मिलने के लिए निकल चुके थे। जिसके बाद हम यहाँ पर मूचन के बाकी दोस्तों को देख पाते हैं। वो लोग भी यहाँ पर कह रहे थे कि पूरे के पूरे इस माउंटेन के ऊपर ना हर तरफ यही खबर फैल गई है कि मूचन ने गाँव के और उसकी पूरी टीम को मारा है। हर तरफ बस यही अफवाह फैलते जा रही है, जिस वजह से सभी के मुंह पर सिर्फ मूचन के नाम के ही चर्चे हैं। हमें लगता है कि मूचन ने ये काम न जानबूझकर कराया होगा। उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उसने ही गाँव के और उसकी टीम को मारा है ताकि बाकी टीम वगैरह है ना वो लोग डर जाए मूचन की टीम से और वो आकर उसको परेशान ना करे। हो सकता है कि मूचन कल्टीवेशन कर रहा होगा और उसको टाइम चाहिए होगा, इसलिए उसने ऐसा काम किया होगा। लेकिन ये चीज बाकी छोटी मोटी टीम के लोगों के ऊपर काम कर जाएगी, पर जीसवान जैसे बंदे हैं ना वो आराम से इस चीज को पकड़ लेंगे कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मूचन को थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि मूचन की टीम भी काफी ज्यादा पीछे है और टॉप की टीम जिसमें जीसवान और बाकी वगैरह है वो लोग बहुत आगे हैं। तो इस वजह से वो लोग अभी मूचन की टीम से पंगा लेंगे, ये सही नहीं लग रहा। वो लोग अभी इस राउंड को क्लियर करने के बारे में पहले सोचेंगे। पता नहीं मूचन अपना ये राउंड क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम जीसवान को भी देखते हैं। वो भी यहाँ पर जो बाकी लोगों के मुंह पे चर्चा चल रहा था कि मूचन ने इतने बड़े काम किए हैं, उसने गाँव के और बाकी टीम के कई सारे बंदों को मारा है, तो ये चीज यहाँ पर जीसवान भी सुन लेता है। उसको ये पता चला था कि मूचन की टीम के पास अभी 13,000 पॉइंट्स है और उसका जो बंदा था जिसने अभी गाँव के को मारा था लास्ट एपिसोड में ही, वो कहने लग जाता है कि मूचन ने दिमाग तो बहुत बढ़िया लगाया है, जिस वजह से छोटी मोटी टीम्स जो है ना वो उससे डर रही हैं। लेकिन हम जैसों को पता है कि असल में सच्चाई क्या है। तो जीसवान तुम बोलो, अगर तुम चाहते हो ना तो मैं कुछ बंदों को लेकर जाता हूँ और मूचन को वहीं पर मार डालता हूँ। तुम्हें यही चाहिए ना कि मूचन की लाश तुम्हें मिले, तो फिर तुम काम दो, मैं वो करके आता हूँ। लेकिन उसके बदले इसके पास जो वो डिवाइन वुड प्लेट है ना वो मेरा हो जाएगा। तुम वो देने के लिए मुझे तैयार हो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मैं अपने कुछ और बंदों को भी बुला लूंगा यहाँ पर जो मूचन को मारने में मेरा साथ देंगे। मेरे पास एक खास तरह का पैरासाइट है, ये कीड़े जैसा है, ये मेरी हेल्प करता है किसी की तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो तुम कहो तो मैं इसके जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचा देता हूँ अपने बाकी साथियों की तरफ और वो लोग आ जाएंगे और हम सब मिलकर जाएंगे मूचन को मारने के लिए। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता, इसकी भी तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बताओ वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो ये सुनते साथ ही वो जो जीसवान था वो गाँव किंग वाले जितने भी पॉइंट्स उसने कलेक्ट किए थे वो दे देता है उसी बंदे को, ये लो उस गाँव किंग का कार्ड तुम ही रख लो। तो ये देखकर तो बंदा खुश हो चुका था कि चलो अब तो मूचन नहीं बचेगा।
दूसरी तरफ फेंगियान और उसकी बंदी जो थी वो यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा टेंशन में होता है कि कितना दिन हो गया, मोशन और लूली अभी तक की वापस लौट कर नहीं है। हमने जो प्लान बनाया था वो तो कुछ दिन के लिए काम किया, लेकिन धीरे धीरे करते हुए लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी कि हमने अभी तक किसी खास बंदे को मारा भी नहीं है, और वो लोग यहाँ पर फिर हमें मार कर हमारा पॉइंट्स लेने के लिए आ जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? मोशन और लूली को जल्दी जल्दी अपना ह्यूमन बॉडी डिजास्टर कंप्लीट करना चाहिए। मानते हैं कि उनकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसका अगला वाला ब्रेक थ्रू उतना ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बाकी टीम वाले आ गए तो फिर हम दोनों अकेले मिलकर यहाँ पर कैसे इनका मुकाबला करेंगे? ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए। इसलिए कैसे भी करके मोशन और लूली जल्दी यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो वही हमारे लिए फायदेमंद चीज है, वरना तो हमारे लगने वाले हैं। तो फेंगियान अपनी बंदी से कहना चाहते हैं कि तुम क्यों फिक्र कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं बहुत ज्यादा काबिल इंसान हूँ, दुनिया की कोई ताकत मेरे सामने तुम्हें एक हल्का सा टच भी नहीं कर सकती। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोचना बहुत दूर की बात है। तभी हम देख पाते हैं कि वहां पर चेंजी नाम का एक बंदा आया है, वो अपने और भी बहुत सारे साथियों को लेकर आया हुआ था, और वो स्पेशल बॉडी डिजास्टर रैम के ऊपर है। वो यहाँ पर आकर जहाँ पर फेंगियान और उसकी बंदी होती है ना, उस जगह को घेर रहे होते हैं। वो दोनों के दोनों इस चीज को महसूस करके थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई आ रहा है क्या। तो ये देखते साथ ही वो लोग जो थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, और फेंगियान की जो बंदी होती है वो तुरंत ही अपना स्पिरिचुअल तीर कमान बाहर निकाल लेती है, और उसके जरिए वो तीर चला देती है उन बदमाशों के ऊपर। जैसे वो तीर उनके पास जाता है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी। और फिर इस पावर को देखने के बाद सबके सामने आता है फेंगियान और कहने लग जाता है सभी से कि तुम देख रहे हो ना कि ये तीर कितना ज्यादा कमाल का है। वो तो किस्मत से तुम्हारी जान बच गई, वरना भी सबकी लाशें बिछ गई होती है एक ही अटैक में। अब बाकी को तो वही लगता है कि ये फेंगियान ही उस मोशन की टीम का कैप्टन है और सारे के सारे काम यही हैंडल करता है। तो उसको देखकर बाकी लोग थोड़ा सा डर जाता है। फेंगियान सभी से कहना चाहता है कि तुम लोग यहाँ पर आए क्यों हो? इज्जत से यहाँ पर आओ मेरे सामने और झुक कर मुझे ग्रीट करो। तुम लोगों को बेसिक मैनर्स नहीं है क्या कि सामने वाले से किस तरह से रिस्पेक्ट पेश की जाती है? जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे उसको मारने के लिए, वो लोग डर जाते हैं कि भाई सच में ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो फेंगियान के सामने ग्रीट करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मास्टर हमसे गलती हो गई। फेंगियान उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर आए क्यों थे, तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ पर आने का? तो वो बंदे कहने लग जाते हैं कि हम तो आपकी पावर को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, हम तो बस यहाँ पर आपसे बात करना चाहते थे और देखना चाह रहे थे कि आप कितने ज्यादा काबिल हैं, ताकि हम सब आपस में एक टीम बना ले। तो ये सुनकर वो फेंगियान उसकी बंदी कहने लग जाती है कि अच्छा तो टीम बनाने तुम लोग यहाँ पर आए थे, जासूसी करे थे तुम लोग यहाँ पर, छुप कर अटैक करने के लिए आ रहे थे। जब तुमने देखा कि तुम हमारे सामने नहीं जीत सकते, तब तुमने बात बदल दी और कह रहे हो कि टीम बनाना चाहते थे। फेंगियान की बंदी यहाँ पर उनको दिखाने लग जाती है कि देखो सामने देख रहे हो कितनी सारी लाशें पड़ी हैं, ये लोग भी यहाँ पर पहले आए थे हमारे ऊपर जासूसी करने के लिए और ऑफर देने के लिए कि हमसे टीम बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने इनका क्या अंजाम किया है, सबको मारकर उधर ही टांग दिया है। तो ये सुनकर तो बाकी सारे के सारे बंदे घबरा जाते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई, लगता है कि हमने गलत ऑफर दे दिया। आप सभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्शल रैंक के बंदे होंगे और किसी मार्शल रैंक के बंदे के सामने हमारा टिक पाना बिल्कुल नामुमकिन है, तो हमसे गलती हो गई, हम यहाँ पर आ गए ना, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन एक बंदा होता है वो फेंगियान को देखकर कहना चाहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अपना ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को ही कंप्लीट किया है और इसके पास ज्यादा पावर भी नहीं है। तो ये देखकर फेंगियान थोड़ा सा घबरा जाता है कि अबे इसको मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई ना। लेकिन फिर वो यहाँ पर एटीट्यूड दिखाते हुए ये कहना चाहता है कि क्या तुम सभी को सिर्फ बाहर से देखकर ही समझ लेते हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी पावर क्या है? मैंने भी अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके रखा है और जब मैं अपनी असली पावर दिखाऊंगा तो समझ आएगा कि आखिर मैं हूँ क्या चीज। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आओ मुझसे फाइट करके देखो, तुम्हें पता चल जाने वाला है कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। तो बंदा सच में यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार करता है और उसके जरिए वो सीधा फेंगियान के ऊपर अटैक देकर मार देता है। लेकिन किस्मत से फेंगियान ने वो हार्ट पहना हुआ था, वो जो वुड गार्ड था ना, उसका जो हार्ट बाहर निकला था उसको उसने पहन के रखा था अपने ऊपर, जिस वजह से वो जो अटैक आने वाला था वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता और उससे पहले सारे के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बदमाश दूर जाकर फेंका चुके थे। उन बदमाशों को देखकर यकीन हो जाता है कि नहीं भाई, हमने इतनी जान से इसके ऊपर अटैक किया लेकिन अटैक उस तक पहुंचा ही नहीं, और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी डिजास्टर रैंक का बंदा ये काम कभी नहीं कर सकता। सच में ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने अपनी कल्टीवेशन सप्रेस करके रखी हुई है। फेंगियान भी अपनी तारीफ बटोरते हुए कहना चाहता है कि तुम्हारा पंच तो कमाल का था, लेकिन सच कहूं तो वो उतना ज्यादा खास भी नहीं था कि मुझे चोट पहुंचा सके। देखो मुझे गुदगुदी जैसा महसूस हुआ, दर्द तो महसूस हुआ ही नहीं है, क्या किया तो तुमने समझ में नहीं है। वो लोग कहना चाहता है कि मास्टर हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, हमें थोड़ा सा कुछ सिखा दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काबिल है, आपको सिखाएंगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज साबित होगी। तो ये सुनकर फेंगियान कहना चाहता है कि अच्छा ऐसी बात है, देखो मार्शल आर्ट की दुनिया का सिर्फ यही रूल होता है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना उसको कभी कभार कमजोरों की मदद कर देनी चाहिए ताकि लोगों के नजरों में उसकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाए। तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास कुछ पुरानी टेक्निक वगैरह है तो मैं यहाँ पर तुम्हें वो सिखा दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें सबको मुझे अपना मास्टर कहकर बुलाना पड़ेगा, मेरे सामने झुक कर रहना पड़ेगा। सारे के सारे लोग यहाँ पर फेंगियान को मास्टर कहकर बुलाने लग जाते हैं और उसको रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे। तो फेंगियान टेक्निक के बारे में कुछ टिप्स देता है और कहने लग जाता है कि अभी इस टिप्स को ही याद रखो और जब तुम इसको अच्छे से समझ जाओगे ना तो उसके बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें अच्छे से वो टेक्निक सिखा दूंगा। तो अब जाओ, लेकिन हाँ किसी को भी अगर इस बारे में
मैंने बताया कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फिर देख लेना एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। तो ये सुनकर तो वो सारे के सारे लोग वहां से भाग जाते कि नहीं मास्टर, हम किसी को गलती से भी कुछ नहीं बताएंगे। तो वो लोग तो अपनी कल्टीवेशन में लग चुके थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फैंगन आराम से बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि अभी 2-3 दिन और लग गए, लेकिन अभी तक मूचन बाहर निकल कर आया ही नहीं। पता नहीं वो कौन से कल्टीवेशन कर रहा है, कितना जमाना लगेगा उसको कल्टीवेशन करने में। जल्दी आ जाता तो बेहतर होता, हम काफी टाइम से सब कुछ को अकेले हैंडल कर रहे हैं और अभी तक वो आया ही नहीं। आ जाएगा ना तो हमारे लिए काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं उन सारे के सारे बंदों को जो अभी यहाँ पर फैंगन से टिप्स लेकर अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे, कि तभी वहां पर वो कीड़ा आकर पहुंच जाता है। जो कि जिसवान के साथ एक बंदा था ना, वो कीड़े को लेकर घूम रहा था। वो कीड़ा आकर एक बंदे को पोसेस कर लेता है, उसके दिमाग के अंदर जाकर घुस जाता है। जैसे ये काम हुआ था तो वो जो बंदा होता है जिसके दिमाग के अंदर भी वो कीड़ा गया, वो बिल्कुल पोसेस हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो कीड़े के कंट्रोल के अंदर आ चुका था। वो अपने साथियों से कहने लग जाता है कि तुम बेवकूफ कहीं के यहाँ पर बैठे बैठे कर क्या रहो, हमें काम मिला ना मूचन को मारने का, तो तुम उसको जाकर मारते क्यों नहीं है। तो उसके साथी कहने लग जाते कि मास्टर आपको क्या हो गया, आप इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। अभी तो उस मूचन के सामने आप सर झुका रहे थे, मास्टर मास्टर कह रहे थे उसको। उसके बाजू में जो लड़की खड़ी है उसके साथ, उसके पास भी बहुत ही कमाल का स्पिरिचुअल तीर है। वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने पंच भी मार कर देख लिया था, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर आप कैसे कह रहे हो कि हमें उसको मारना चाहिए, हम उसको नहीं मार सकते। तो वो बंदा कहना लग जाता है जी चैन बेवकूफ कहीं कि हमें यहाँ पर काम मिला सिर्फ इस मूचन को मारने का, तो तुम यहाँ पर बैठे बैठे अचार डाल रहे हो क्या। बाकी सारी चीजें भाड़ में जाए, हमें जाकर उन दोनों को मारना है और वो डिवाइन वुड प्लेट जो है ना उसको हासिल करना है। जाओ और हमला करो उनके ऊपर, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो ये देखते साथ ही चेंजी जो था ना वो सबसे पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, फैंगन के पास आकर पहुंच जाता है। फैंगन उसको देखकर कहना चाहता है कि क्या जो मैंने टिप्स दी थी वो समझ गया क्या पूरा का पूरा। लेकिन तभी वो जो चेंजी होता है ना इतना ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उसे फैंगन के ऊपर, जिस वजह से फैंगन दूर जाकर फेंका चुका था। वो खून की उल्टियां करते हुए नहीं थकता। यहाँ पर फैंगन समझ चुका था कि नहीं यार गलती हो गई, इनको सच्चाई पता चल गई कि मैं मूचन नहीं हूँ, मेरे पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है। चेंजी जो है कीड़े के कंट्रोल में आने की वजह से पहले से और कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और उसको सब समझ में आ गया था कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। वो कहने लग जाता है कि मेरे को बेवकूफ समझ के रखा है क्या, मैं यहाँ पर तेरी सच्चाई जानूंगा नहीं, कमजोर लूजर कहीं के, मैं तुझे मार डालूंगा। फैंगन उसकी बंदी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उनको समझ आ चुका था कि अब हम अपना अकेले इस सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, हमारी सच्चाई एक्सपोज हो गई है और मूचन को अब यहाँ पर आना होगा। फैंगन उनसे कहने लग जाता है कि मेरी छोटे से बहाने ने तुम लोगों को फिर भी 2 दिन तक मेरा गुलाम बना कर रखा ना, ऐसे 2 दिन तक मुझे मास्टर मास्टर कहकर बुला रहे थे, यही मेरी जीत है और मैं जीत गया तुम लोगों के सामने। अब फाइट करने की कोशिश करोगे तो ठीक है, हम यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए तैयार है। लेकिन वो जो चेंजी था वो कहना चाहता है कि इनको पहले मारो और मूचन को ढूंढो कि वो कहाँ छुप कर बैठा हुआ है, मूचन को हम काट डालेंगे, उसको छोड़ने वाले नहीं। तो अब यहाँ पर सारे के सारे बंदों के बीच में और फैंगन और उसकी बंदी के बीच में एक बैटल शुरू हो चुका था। कई सारे बंदे थे जो सभी यहाँ पर मूचन को मारने में लगे हुए थे। इसके बाद हमें कुछ पुराने सीन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर फैंगन और उसकी बंदी जो थी ना वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको पुरानी चीजें याद आ रही थी। उनको वहां पर बहुत ज्यादा चोटें लगी थी ना, तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद हम यहाँ पर मरने वाले, मूचन अभी तक कि आया ही नहीं है तो हमें बचाएगा वो कैसे, वो नहीं आया तो हम तो पक्का मर ही जाएंगे। इस वजह से इनको काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी और वो पुरानी चीजें याद करने लगे हुए थे। वो दोनों अपनी पूरी जान लगा देते ताकि कैसे भी करके मूचन और लूली को प्रोटेक्ट किया जा सके कुछ और टाइम के लिए, तब तक कि वो अपना ब्रेक थ्रू कर ले। लेकिन ये करना उनके लिए नामुमकिन लग रहा था। इतने सारे बंदे पूरी जान लगाकर उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो ये चीज करना किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए बस की बात नहीं है। उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, पर फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारते और पूरी आखिरी उम्मीद लगाकर हिम्मत लगाकर वो दोनों अकेले इतने सारे बंदों से फाइट कर रहे थे। चेंसी कहने लग जाते कि आखिर ये लोग मरते क्यों नहीं। वो अपने साथियों से कहते हैं कि निकम्मो कहेंगे, जाओ मारो ना, दोनों को मारने नहीं हो रहा है तुम लोगों को। तो अब देखते देखते एक बार फिर से और खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था। वो फैंगन और उसकी बंदी तो जितने भी अटैक थे उनके पास वो सारे का इस्तेमाल कर लेते, बस अपने आप को वो लोग बचाने में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी फाइट तो वो लोग अच्छी कर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि ज्यादा टाइम तक ये लोग फाइट कर पाएंगे। मूचन ने कुछ प्रोटेक्शन बैरियर भी वहां पर क्रिएट करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर उस चेंसी के बंदे जो थे ना उनके ऊपर अटैक लगने लग जाते। कहीं से भी अचानक में फॉर्मेशन एक्टिवेट होता और सब धमाके के साथ कई सारे बंदों की वाट लगा दिया होता। तो ये देखकर वो चेंसी तो हैरान रह चुका था कि ये क्या हो रहा है, अचानक में फॉर्मेशन कैसे एक्टिवेट हो रहा है। लगता है कि मूचन ने यहाँ पर पहले से सारी तैयारी करके रखी थी कि इमरजेंसी होती है तो सारी चीजें हैंडल कर लेगा। यहाँ पर फैंगन कहना चाहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं मूचन जितना स्मार्ट नहीं हूँ, उसके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मुझे मूचन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अपने दोस्तों को कभी खतरे में नहीं डाल सकता। उसने सारे फॉर्मेशन पहले से तैयार रखे थे और मैं भी अभी इतना तो काबिल हूँ कि तुम्हें कुछ और टाइम के लिए रोक सकता हूँ। जब मूचन ने इतना कुछ मेरे लिए हमेशा से किया है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। मैंने अभी भी तुम लोगों को 3 दिन तक के हैंडल किया, तो तुम्हें और ज्यादा टाइम तक के हैंडल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोगों को रोक कर रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो ये देख कर चेंसी जो था वो कहने लग जाता है कि तुम अपनी जान बिना मतलब के खतरे में डाल रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं मार कर तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी जाकर मूचन यहाँ पर आएगा, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा हुआ, लेकिन जब तुम्हारी जान जाएगी ना तो उसको लौट कर आना ही पड़ेगा। जब तुम्हारी जान इतनी फ्री की है तो ठीक है मैं उसको ले ही लेता हूँ ना।
तो ये देखकर यहाँ पर फैंगियन कहना चाहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैं लड़ते हुए मर भी गया ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर देखना जब मोचन यहाँ पर लौट कर आएगा ना तुम्हारा पूरा खानदान मिटा देगा। तो उसको अगर पता चला कि तुमने मेरे साथ क्या किया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला है। तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझे आसानी से मार लोगे, ठीक है मुझे मार दो, फिर उसके बाद जो तुम्हारा हाल होगा वो तुम सोच भी नहीं सके। तो ये देखकर तो वो जो बदमाश आए हुए थे वो लोग कहना चाहते कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो टाइम ही बताएगा कि तुम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हो। और इसके बाद वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा का सीधा मोचन उसके दोस्तों के ऊपर अटैक कर चुके थे। फैंगियन और उसकी बंदी जो थी वो लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और किसी तरह का फॉर्मेशन क्रिएट करने लगे थे ताकि अपने आप को बचा सके। ये उन लोगों का फाइनल ट्रम्प कार्ड लग रहा था कि अगर इसको भी वो लोग बदमाश लोग जो है रोक गए ना तो फिर तो ये लोग खत्म है, फिर इनको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। वो लोग एक बार फिर से पुरानी चीजें याद करने लग जाते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इतने टाइम एक साथ गुजारे हैं और अब लगता है कि हमारा अंत अब लिखा जा चुका है। मोचन और लूली नहीं आएंगे तो हम यहाँ पर मरने वाले हैं। जो लम्हे हमने एक साथ गुजारे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन अब हमारा मरने का टाइम आ चुका है। उन्होंने पूरी उम्मीद खो दी थी और उनका जो भी अटैक था वो यहाँ पर कुछ देर तो काम करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लग रहा था कि ज्यादा टाइम तक कि वो टिक नहीं पाएंगे और वो बदमाश उनकी जान लेने में कामयाब हो जाएंगे। वो दोनों कहना चाहते हैं कि मोचन ने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हम यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कल्टीवेशन का टाइम देने के लिए इतना नहीं कर सकते क्या हम अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसी वजह से वो लोग अपनी पूरी जान लगा रहे थे ताकि कैसे भी करके मोचन को बचाया जा सके, उसको टाइम दिया जा सके। लेकिन जितना भी फॉर्मेशन उनका था, जितना भी अटैक उनका था, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाता है और वो लोग कहना चाहते हैं कि अब सिर्फ हमारे पास एक ही फॉर्मेशन बचा हुआ है। अगर ये फॉर्मेशन टूटा ना तो फिर हमारे पास कोई भी अटैक नहीं रहेगा अपने आप को बचाने का। उसके बाद हमारा मरना समझो कि बिल्कुल तय है, हम सिर्फ इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैंगियन भी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि हमारे पास सब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन जो दुश्मन है उनके पास सब कुछ बचा हुआ है। वो लोग बिल्कुल वैसे रेडी है हमारी जान लेने के लिए। तो अब हम यहाँ पर या तो मरेंगे या फिर इनको मारेंगे। मानते कि हम मोचन जैसे काबिल नहीं है, उसके से टैलेंटेड नहीं है, लेकिन हमें अपनों को प्रोटेक्ट करना, अपनों के लिए अपनी जान देना ये बहुत अच्छे से आता है, इसलिए हम पीछे हटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वो जो फैंगियन की बंदी थी वो कहने लग जाती है कि मैं जा रही हूँ उनसे लड़ने के लिए, तुम यहीं पे रुको, मैं उनको जब तक रोक कर आती हूँ। लेकिन फैंगियन जो था वो सीधा का सीधा अपनी बंदी को पीछे करता है, उसको साइड करता है। वो आके खुद बढ़ चुका था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ यहाँ से, मैं सबको हैंडल करूंगा। लग रहा था कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन उसने अपनी बंदी को बचा लिया। वो सीधा चले जाता है दुश्मनों के बीच में और उसकी बंदी पीछे ही रह जाती है। उसने अपनी बंदी को स्टोन के बीच में ट्रैप कर दिया था ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना सके और अकेले यहाँ पर फैंगियन तैयार था उन सभी से लड़ने के लिए। अगर कुछ हुआ तो उसकी बंदी तो बच जाएगी लेकिन फैंगियन मर जाएगा। पर जैसे ये हुआ था ना, मोचन को शायद इसकी खबर लग जाती है। वो अपनी कल्टीवेशन रोकता है और लग रहा था कि वो जा रहा है उसको बचाने के लिए, फैंगियन को बचाने के लिए। लेकिन क्या मोचन उसको बचा पाएगा वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड का। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।